हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन शिक्षा के बारे में। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने जो भी कंप्लीट किया है वो सब क्या किया हमने, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, फिफ्थ लेसन हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया है। और फिफ्थ लेसन के अंदर जो है आपका अभी एक टॉपिक और रह रहा है, तो वो फिफ्थ लेसन का जो आपका एक टॉपिक है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इसको वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका वीडियो का, उसको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं कि वो टॉपिक हमारा कौन सा था। बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट हमने कर ही लिया था। तो अब जो हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर वो है विकेरिस अधिगम क्या है। अब विकेरिस अधिगम क्या है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को देखना है। तो जल्दी से देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपका एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। प्रतिनिधिक विकेरिस अधिगम एक खोज की विधि है जो लोगों को दूसरों के अनुभव से सीखने या ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती है। अब ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है या फिर एक टेक्निक है। अगर आप समझें तो एक टेक्निक है जिससे क्या होता है कि जो लोगों को दूसरों के अनुभव से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती है। ये एक संज्ञानात्मक पारस्परिक क्रियाएं हैं जिसमें व्यक्तियों को पता लगाने, महसूस करने और उनके साथ सहानुभूति रखना शामिल इसके अंदर होता है। जो वे नोट कर रहे हैं, जिसका वे आकलन कर रहे हैं, इसमें प्रत्यक्ष प्रस्तुत दिशा निर्देशों के बजाय सुनने और देखने जैसे असामान्य स्रोतों से सतर्कता प्राप्ति की जाती है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे आगे जाकर कि जो हमारे विकेरिस है इसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका वास्तविक परिस्थितियों और वास्तविक जीवन के परिदृश्यों की समीक्षा करें। तो उदाहरण के लिए एक सेल प्रतिनिधि जो काम के लिए नया है, यह पता लगा सकता है कि बेहतर प्रशासन कैसे किया जाए और अधिक सौदे कैसे किए जाएँ। ये कार्य व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ सामंजस्य के साथ पूरा किया जाता है जो देखते हैं कि सौदे करते समय वे कैसे कार्य करते हैं। दूसरा यहाँ पर एक वीडियो देखना। तो एक वीडियो देखना भी हमारी शिक्षा को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए इन दिनों कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम वीडियो मोड में उपलब्ध हैं जहाँ सीखने वाला वीडियो में दिखाए गए चरणों का पालन करता है और उसे सीखता है। होता क्या है कि आज हम लोग जो है ऑनलाइन मोड पर आ चुके हैं और आपने देखा होगा आफ्टर कोविड, यानी कि कोविड के ख़त्म हो जाने के बाद में ऑनलाइन प्रोसेस कुछ ज़्यादा हो गया है, तो इससे भी हम लोग सीखते हैं। एक पुस्तक पढ़ना या एक कहानी सुनना, ये भी हमें सीखने में बहुत मदद करता है। जैसे एक किताब पढ़ना और कहानी सुनना भी सीखने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें लेखक द्वारा अपनाई गई विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकती है और उनके व्यवसाय में क्या काम किया है और क्या सफलता असफलता मिली, यह जानने में सहायता करती है। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर, तो इसमें कुछ कमजोरियां और ताकत हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो ताकत और कमजोरियां हैं, तो आपको देखो जो भी वीडियो आप देख रहे हो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को समझना है और उसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, मेन पॉइंट्स, वो आपको लिख लेने हैं और उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। बाकी आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें पहला बताया गया है कि पहली प्रतिक्रिया को बढ़ाना है, जिसका तात्पर्य यह है यदि पर्यवेक्षक का मतलब होता है, आप इसको समझ सकते हो जैसे एज अ मॉनिटर जो सब पे निगरानी रखता है। तो पर्यवेक्षक गतिविधि का स्वयं अभिनय करता है और यह सकारात्मक होता है तथा इन पंक्तियों के साथ साथ गतिविधि को इनाम या दूसरों द्वारा प्रशंसित करके अधिक सक्षम किया जा सकता है। पहला तो ये है। दूसरे वाला एक अनुशासन है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब दर्शक द्वारा प्रतिबिंबित की गई गतिविधि नकारात्मक होती है और जो दूसरों को परेशान या चोट पहुंचा सकती है। इन पंक्तियों के साथ में एक प्रकार के अनुशासन को प्रोत्साहित करना उस पर्यवेक्षक के लिए मौलिक रूप से फ़ायदेमंद हो सकता है जो इस गतिविधि को प्रदर्शित करता है। इस बिंदु के अनुसार यदि मॉडल सामान्य रूप से उचित, भरोसेमंद और सकारात्मक आचरण को प्रदर्शित करता है तो दर्शक उस सकारात्मक आचरण का प्रतिरूपण करेगा। तो उसी के बाद में यहाँ पर हम इसकी ताकत की बात करें तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो ताकत है, इसमें एक उल्लेखनीय जांच के रिकॉर्ड को एकत्रित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण मानव सामाजिक आचरण और व्यवहार की ओर निर्देश देता है और यह अग्रिम परिकल्पना देता है जो बदलने और विकसित होने के लिए उपलब्ध होती है। इसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण काल्पनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए अधिगम में पारिश्रमिक का काम, आचरण और व्यवहार की सुरक्षा और स्थिरता इसके अंदर मौजूद है। फिर इसकी कुछ सीमाएँ हैं। तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। अपनी खोजों के आधार पर कुछ विशेषज्ञों ने सिद्धांत के क्रियान्वयन सहयोगी कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है। SCLT के कई प्रयोग एक या दो तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि आत्म प्रभावकारिता, जबकि दूसरों की अनदेखी करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पूरी तरह से व्यवस्थित और संगठित सिद्धांत नहीं है। सीखने और प्रदर्शन दोनों के लिए पुनर्बल की आवश्यकता को लेकर स्पष्टता नहीं है। स्व प्रभावकारिता की अवधारणा के बारे में अस्पष्टता है कि क्या यह स्थिर है या गतिशील है और यह व्यक्ति के विस्तृत आयामों से कैसे जुड़ी है, यह भी अस्पष्ट है, जैसे कि अन्य सिद्धांतकारों द्वारा विस्तृत विवरण दिया गया है। सिद्धांत की खोज प्रारंभिक है और व्यापक नहीं है। और लास्ट
किसी व्यक्ति की उम्र के संबंध में मॉडलिंग के चरणों को उजागर नहीं करता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है तब वह क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका लेसन नंबर 5 का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आप लोग, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आप अपने जो है कल के एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।